हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ एक नया चैप्टर पार्ट 15 आया बदलाव भाषा मंजरी क्लास 7 की पुस्तक से। ये जैक बोर्ड की पुस्तक है और ये प्रेमलता अग्रवाल ने इस चैप्टर को लिखा है। इसकी लेखिका है प्रेमलता अग्रवाल और ये जो आया बदलाव चैप्टर है ये उन्हीं पर आधारित है। ये आत्मकथा है, साहित्य की विधा आत्मकथा। आखिर आत्मकथा होती क्या है बच्चों? आत्मकथा गद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें लेखक अपने जीवन परिवेश, महत्वपूर्ण घटनाओं, विचारधारा, निजी अनुभव, अपनी क्षमताओं एवं दुर्बलताओं का विवरण प्रस्तुत करता है। अंग्रेजी में आत्मकथा के लिए ऑटोबायोग्राफी शब्द का प्रयोग होता है। अब बच्चों, हमने इस चैप्टर में कि ये नाटक है, कहानी है, उपन्यास तो नहीं है, तो आखिर ये है तो आत्मकथा। साहित्य की अनेकों विधाएं होती हैं। ज़्यादातर विधाएं आप पढ़ते हैं, जैसे नाटक, कहानी, उपन्यास। नाटक, कहानी, उपन्यास है, एकांकी है और रेखा चित्र है, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है। उसी तरह बच्चों ये एक आत्मकथा है, गद्य साहित्य की विधा है आत्मकथा। यह आत्मकथा प्रेमलता अग्रवाल ने लिखा है। अब हम प्रेमलता अग्रवाल के बारे में जानते हैं बच्चों कि आखिर ये प्रेमलता अग्रवाल है कौन। प्रेमलता अग्रवाल का जन्म 1965 ईस्वी में हुआ था। वे 29,029 फुट की ऊंचाई पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला हैं। पर्वतारोही बछेंद्री पाल के मार्गदर्शन में 48 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को छूने वाली वे भारत की सबसे अधिक उम्र की पहली पर्वतारोही हैं। उनकी उपलब्धियों के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये तो हुआ बच्चों प्रेमलता अग्रवाल के बारे में, जो लेखिका हैं उनके बारे में। इस पाठ से हम क्या सीखेंगे? सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला के रूप में प्रेमलता अग्रवाल के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि प्रेमलता अग्रवाल की उपलब्धियों के संदर्भ में जीवन में लक्ष्य निर्धारण, कठिन परिश्रम एवं समय प्रबंधन के महत्व को समझ कर ही हम जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। बच्चों, इतना बड़ा लक्ष्य और उसको पाने के लिए अगर हम कोई लक्ष्य को गोल को पाने के लिए अगर हम कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, कठिन परिश्रम नहीं करेंगे और समय का सबसे ज़्यादा महत्व होता है समय प्रबंधन, अगर ये सारी चीज़ों को हम नहीं करेंगे सफलता नहीं मिल सकती है। और इस पाठ में जानेंगे आत्मकथा की रचना प्रक्रिया को भी कैसी होती है, आखिर आत्मकथा कथा की रचना। तो चलिए बच्चों, इस पाठ का सारांश भी जान लेते हैं पाठ का कि इस पाठ में आखिर है क्या। आया बदलाव शीर्षक पाठ एक आत्मकथा है। इसकी लेखिका प्रेमलता अग्रवाल झारखंड निवासी हैं। वह 20 मई 2011 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट के 29,029 फुट की ऊंचाई पर पहुंची। इस ऊंचाई पर 48 वर्ष की अवस्था में पहुंचने वाली वह भारत की प्रथम महिला थी। वह गृहिणी थी, अपने अंदर की क्षमता का 100% इस्तेमाल किया तथा लक्ष्य को आसान बनाया। अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति लेखिका के जीवन में एक कैंप के दौरान बदलाव आया। यह बदलाव समाज के लिए प्रेरणादायक साबित हुआ। अब बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, इस पाठ को पढ़ते हैं और आप लोगों का काम शुरू होता है। अब आप लोग पेंसिल निकाल लीजिए, अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए और अगर आपके पास अभी आप नई क्लास में जाने वाले हैं और आपके पास बुक नहीं है तो कोई बात नहीं, ये बुक मेरी भी है और आपकी भी है। चलिए पढ़ते हैं। उत्तरकाशी का बेसिक एडवेंचर कोर्स करने के बाद मैं ए ग्रेड सर्टिफिकेट के साथ वापस जमशेदपुर लौटी। मैं अपने अंदर कई तरह के बदलाव महसूस कर रही थी। यह बदलाव कुछ तो भीतरी थे जो मैं महसूस कर रही थी, कुछ बाहरी थे जो मेरे व्यवहार से समझे जा सकते थे, जिन्हें मैं खुद भी समझ रही थी। मैं बार बार खुद से यह सवाल भी कर रही थी कि क्या एक कैंप ने मुझे इतना बदल दिया। यह सोच सोचकर मैं खुद यकीन नहीं कर पा रही थी। मैं कुछ समय पहले के वे दिन याद कर रही थी कि कैसे हम डर डर कर जैसे तैसे थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर जमशेदपुर से उत्तरकाशी पहुंचे थे और आज जब उत्तरकाशी से जमशेदपुर लौट रहे हैं तो इतने कम दिनों में
कैसे इतना सब कुछ बदला हुआ लग रहा है। एक कैंप ने कैसे हमें इतना बदल दिया, मैं समझ नहीं पा रही थी। वहाँ हमने कई तरह की एक्सरसाइज की, अलग-अलग तरह के टास्क पूरे किए, लेकिन उन गतिविधियों ने कैसे हमारी सोच, समझ, जीवन के प्रति नज़रिए को तथा हमारे रहन-सहन दृष्टिकोण को बदल दिया, मैं बता नहीं पा रही हूँ। जहाँ मैं पहले छोटे-छोटे कामों के लिए घरेलू नौकर पर निर्भर करती थी, अब उसका इंतज़ार किए बिना ही उस काम को खुद करने लगती हूँ। बिना किसी शिकायत के अब मैं किसी भी छोटे-मोटे काम के लिए किसी की मोहताज नहीं रहना चाहती। अपने अंदर की क्षमता का अनुमान मुझे होने लगा। मेरे अंदर छिपा आत्मविश्वास अब बाहर आ रहा था और काफ़ी हद तक बाहर आ भी चुका था। इस कैंप ने मुझे खुद को पहचानने का मौका दिया। मुझे खुद से मिलवाया। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी क्षमता क्या है? देखिए, मेरी क्षमता क्या है ये समझाया। अब मैं घर के मुश्किल काम भी आसानी से कर पा रही थी, चाहे कुछ भारी सामान हो या फिर बाजार से कुछ लाना हो। एक बात और जो मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी, जिसे मैं बहुत शिद्दत से महसूस करती थी करती भी जिसे मैं बहुत शिद्दत से महसूस भी कर रही थी कि प्रकृति हमें कितना कुछ सिखाती है। इस कैंप के दौरान हमने प्रकृति को इतने करीब से महसूस किया कि मैं खुद को अब प्रकृति के बहुत करीब महसूस करने लगी थी। प्रकृति की ताकत का एहसास अब मुझे बहुत अच्छी तरह से हो चुका था। अब मैं प्रकृति से और ज़्यादा प्यार करने लगी थी। अब मैं इस बात को भी महसूस कर रही थी कि महँगे गहने और कपड़े बहुत छोटी चीज़ हैं, जो अब तक मुझे बहुत आकर्षित करते थे। जीवन के प्रति मेरी सोच में भी बहुत परिवर्तन आया। मटेरियल चीज़ें अब मुझे ज़्यादा अपील नहीं कर रही थी। मैंने महसूस किया कि हम अपने जीवन में अक्सर छोटी-छोटी समस्याओं को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि उन्हीं में उलझते चले जाते हैं। वहाँ जाकर महसूस हुआ कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कितना ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। क्या मैंने जो भी कैंप में किया, वह मैं अकेली कर सकती थी? सबने मिलकर किया, तभी तो हो सका। कैंप में जाकर मैंने टीम भावना और टीम का महत्व समझा। अगर समाज में सभी लोग इसी टीम भावना से काम करें, तो हम अपने आसपास की कितनी ही समस्याओं को दूर कर सकते हैं। एक दूसरे के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर सकते हैं। इस कैंप ने हमें अपने अंदर की अच्छाइयों और बुराइयों से भी परिचय कराया। जहाँ पहले मैं कई तरह के डरों से घिरी रहती थी, जैसे असफलता का डर, लोग क्या कहेंगे, कहीं परिवार वाले नाराज तो नहीं हो जाएंगे, समाज का डर, कुछ करने से पहले ही मैं इन डरों से खुद को घिरा पाती थी और इसी डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाती थी। अब मैं महसूस कर रही थी कि ये सभी डर मेरे खुद के पैदा किए हुए थे। अब मेरी सोच स्पष्ट होती जा रही थी कि किसी काम के प्रति पहले से ज़्यादा एकाग्रता मुझ में आ चुकी थी। मैं खुद हैरान थी, एक कैंप ने मुझे कितना बदल दिया। कैंप से वापस आने पर आसपास के लोग मिलने आए और पूछा और पूछने लगे, क्या मिला पहाड़ों पर चढ़कर? आज भी अक्सर लोग पूछते हैं, आप इतनी बार पहाड़ों पर चढ़ती रहती हो, क्या मिलता है पहाड़ों पर चढ़कर? अब क्या कहूँ, कैसे समझाऊं? यह तो मेरा अंतर मन, मेरी अंतरात्मा ही जानती है कि मुझे पहाड़ों पर चढ़कर क्या मिलता है। हर बार जब मैं पहाड़ों से लौटती हूँ, तो मेरी अंतरात्मा जैसे शुद्ध होकर लौटती है, एकदम स्वच्छ, एकदम पवित्र। अपने अंदर के इस सकारात्मक बदलाव को मैं बहुत गहराई से महसूस करती हूँ। मेरे आस पड़ोस में रहने वाले वे लोग भी महसूस करते हैं कि जो मुझे सालों से जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बोलते हैं कि इतने दिनों तक घर से बाहर रहती हैं, क्या मिलता है पहाड़ों पर चढ़कर? पैसा भी नहीं मिलता, उल्टा जब भी लौटती हैं, चेहरा इतना काला हो चुका होता है कि पहले से पतली होकर ही वापस आती हैं। खैर, सबका अपना-अपना सोचने का नज़रिया है, अपनी-अपनी सोच है। जब तक मैं घर से बाहर नहीं निकली थी, अपनी क्षमता का 20% ही इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन अब 100% खुद को जान चुकी हूँ और पूरा इस्तेमाल करना चाहती हूँ। जब आप खुद को 100% जान लेते हो, तो आपके लिए अपने लक्ष्य तक पहुँचना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि लक्ष्य आपको साफ, एकदम स्पष्ट नज़र आ रहा होता है। आप खुद को 100% तभी जान पाते हो, जब आप ईमानदार होते हैं।
लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले अपने लक्ष्य से आपको प्यार होना चाहिए, तभी आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तभी उसे प्राप्त करने के लिए अपना 100% लगा सकते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाते हैं, कठोर मेहनत कर पाते हैं। मैंने देखा कि अक्सर लोग समय की दुहाई देते हैं कि हम फला काम नहीं कर पा रहे हैं, समय ही नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं मानती हूँ कि समय तो चुराना पड़ता है। मैं तो एक हाउसवाइफ हूँ, उसके बाद भी इतना कुछ कर सकी इसलिए कि मैंने सबसे पहले अपने टाइम मैनेजमेंट को ठीक किया। समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं किया, बल्कि समय का सदुपयोग किया। प्रस्तुत पाठ आत्मकथा कर विजय हर शिखर का अंश है। लेखिका झारखंड की रहने वाली हैं। वह 20 मई 2011 को माउंट एवरेस्ट के 29,029 फुट की ऊंचाई पर सबसे अधिक उम्र 48 वर्ष में पहुंचने वाली भारत की प्रथम महिला बनी। एक हाउसवाइफ होते हुए भी उन्होंने अपने अंदर की क्षमता का 100% इस्तेमाल किया तथा लक्ष्य को आसान बनाया। अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति लेखिका के जीवन में एक कैंप के दौरान आया बदलाव समाज के लिए प्रेरणादायक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये प्रश्नोत्तर है। मैं अपने अंदर कई तरह के बदलाव महसूस कर रही थी। लेखिका यहाँ किस तरह के बदलाव की बात कर रही हैं? तो देखिए, लेखिका उत्तरकाशी का बेसिक एडवेंचर कोर्स करने के बाद लेखिका ए सर्टिफिकेट के साथ वापस जमशेदपुर लौटी। उस समय आप पेंसिल ले लीजिए, अपनी बुक पे निशान लगा लीजिएगा बच्चों, ताकि आपको क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। उस समय उन्होंने अपने अंदर कई तरह के बदलाव महसूस उन्हें अपने अंदर कई तरह के बदलाव महसूस हुए। यह बदलाव कुछ भीतरी थे तो कुछ बाहरी भी थे। यह बदलाव लेखिका के व्यवहार से समझ तो सकते थे, अर्थात लेखिका अपना काम स्वयं करना सीख चुकी थी, वह किसी पर अब आश्रित नहीं रही। बहुत बड़ा बदलाव है बच्चों। इस कैंप ने मुझे, प्रश्न नंबर 2 है, इस कैंप ने मुझे खुद को पहचानने का मौका दिया, मुझे खुद से मिलवाया। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा? कैंप करने के बाद लेखिका आत्मनिर्भर हो गई, क्योंकि खुद से मिलवाया, यानी अब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं। उन्होंने अपनी ताकत को, अपने अंदर की शक्ति को, पावर को पहचान लिया। अब मैं जो पहले वाली थी वो मैं नहीं रही। आत्मविश्वास उनका बाहर आ गया। वह क्या कर सकती हैं, उनकी क्षमता क्या है, ये सारी बातें उन्हें समझ आ गई थीं। वे अब घर के मुश्किल कामों को भी आसानी से कर पाती थीं। जीवन के प्रति लेखिका की सोच में क्या परिवर्तन आया? जीवन की क्षमताओं एवं आकांक्षाओं के प्रति लेखिका की सोच में सकारात्मक परिवर्तन आया। अब ये उन कामों को करने में भी शर्म महसूस नहीं करती जो पहले करती नहीं थी। इस तरह उनको जीवन के प्रति सोच में परिवर्तन आया। अगला प्रश्न है बच्चों, कैंप में जाने से पहले लेखिका किस प्रकार के डर से घिरी रहती थी? तो कैंप में जाने से पहले लेखिका डरती थी, हिम्मत जुटाती थी। उन्हें बाहर जाते वक्त कई आशंकाओं ने घेर रखा था। कैंप जाने से पूर्व कैसे जाएंगे, क्यों करेंगे, वहाँ कैसे रहेंगे, कैसे लोग मिलेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सारी बातें उन्हें डराती थीं। 5वां प्रश्न है, अक्सर लोग लेखिका से प्रश्न पूछते हैं कि आप इतनी बार पहाड़ों पर चढ़ती रहती हो, क्या मिलता है पहाड़ों पर चढ़कर? इसका उत्तर वह क्या देती हैं? तो जब लोग पूछते हैं तो वो बताती थी कि मेरी अंतरात्मा शुद्ध हो गई, अब मैं अपने को स्वच्छ और पवित्र महसूस करती हूँ, शांत महसूस करती हूँ। चलिए बच्चों, ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। लेकिन आपसे इतना ज़रूर कहूँगी चलते चलते कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच जाएगा। और मेरे चैनल को लाइक करना और शेयर करना ना भूले बच्चों, क्योंकि लाइक करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और शेयर करने से आपके दोस्तों का फायदा होगा। चलिए, धन्यवाद।